नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली के बारे में जानेंगे। यहाँ पर शीर्षक लिखा हुआ मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मेरी बीमारी यानी कि लेखक की बीमारी किसने ली? श्यामा। श्यामा लेखक की पत्नी है। तो आप जान ही चुके होंगे कि लेखक की बीमारी उसकी पत्नी श्यामा ने ले ली है। कैसे ली वो हम बाद में जानेंगे। लेखक हरिवंशराय बच्चन, आप जानते ही होंगे हरिवंशराय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंशराय बच्चन का जन्म सन 1960, निधन सन 2003 में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है कि हरिवंशराय बच्चन हिंदी साहित्य में घणું બધું साहित्य सर्जन करे छे, पण एमनी एकमात्र कृतिना कारणे अमर प्रख्यात थई गया था। छायावरोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात त्यार पछी दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर आपने सेवा दी है। लेखक इलाहाबाद में कॉलेज में नौकरी पण करे छे प्रोफेसरनी, त्यारबाद दिल्ली में सरकार सेवा पण करे छे, आकाशवाणी में पण सेवा करे छे अने एक बे जग्या पर ए पण पोतानी सेवा नौकरी करे छे। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। मनोनीत એટલે કે मान सम्मान एमने आपवामां आवे छे। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी, એટલે કે नौकरी की शुरुआत आ प्रेस में करे छे। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। એટલે કે मधुशाला थी शोहरत मिला। शोहरत એટલે કે मान सम्मान आ काव्यधारा ने મળે છે। જેથી મધુશાલાનું જ્યારે પણ સંમેલન થાય છે તો એ સમયગાળામાં લોક બડી સંખ્યામાં ઉમટી થઈ, એટલે કે ઘણા બધા લોકો એમને સાંભળવા માટે આવતા હતા। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटर्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। यानी कि वाङ्मय એટલે કે लिखित साहित्यનો संग्रह केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत यानी कि परिषद पुरस्कार पण आपवामां आवे छे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार वर्ष 1966 थी शुरुआत करे छे। आ पुरस्कार में 1 लाख रुपया अने ताम्रपत्र आपवामां आवे छे अने 2019 साल में लेखक नंदकिशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को कविता पर आ साहित्य अकादमी पुरस्कार आपवामां आव्यो हतो और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। पद्म विभूषण यानी कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तीर पर कैसे रुकूं, मैं आज लहरों का निमंत्रण और इस पार पिया तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ भी लोगों की जुबान पर है।
मधुशाला, निशा, निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन, यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ એટલે કે શું ભૂલી જાઉં અને શું યાદ કરું। નીડ કા નિર્માણ ફીર એટલે માળોનું નિર્માણ પાછું કરું। बसेरे से दूर और 10 द्वार सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी सामान्यली आत्मकथांश है। आत्मकथांश એટલે કે આત્મકથાનો એક નાનો ભાગ जो क्या भूलूँ क्या याद करूँ में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी यानी जीवन में साथ आपनारी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। એટલે એનો મતલબ આ થાય છે કે સામાન્ય બીમારી હતી નહીં, એટલે એની પત્નીની બીમારી હતી નહીં, પણ લેખકના બીમારી હતી અને લેખકની સેવા કરતાં કરતાં આ બીમારી એને લાગુ પડે છે। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्य, परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। निष्ठा એટલે પોતાની ફરજ સમજીને પત્ની લેખકની સેવા કરતા હતા। પ્રસ્તુત આત્મકથાંશ એટલે આત્મકથાનો એક ભાગ श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूँ क्या याद करूँ श्री हरिवंशराय बच्चन की आ आत्मकथा है। એટલે કે क्या भूलूँ क्या याद करूँ आ हरिवंशराय बच्चननी आत्मकथा ए पोते लखे छे। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किया। संस्मरण એટલે કે यादगार। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। उस युग એટલે કે સમયગાળાનો પણ ચિત્રણ એ આપે છે। प्रस्तुत अंश क्या भूलूँ क्या याद करूँ से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी सामान्यली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। मैं अपनी बीमारी को डुलारने वालों में न था। डुलारने वालों એટલે લાડ પ્યાર, बीमारी ने मैं लाड प्यार करवा मांगतो न હતો। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। એટલે સાચું કહું તો હું મારી बीमारी प्रत्ये जरा पण डर लागतो न હતો। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। लेखके गांधीजीनो एक लेख वाँच्यो હતો જેમાં લખ્યું હતું કે बीमार થવું एक अपराध यानी कि गुनो है। हमें जो शरीर दिया गया है उससे हम स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी तो है ही। लेखक एवं कहे छे कि भगवाने आपणे शरीर आप्युं छे तो शरीर ने स्वस्थ એટલે કે સારું રાખવાનું, તંદુરસ્ત રાખવાનું કામ આપણું છે। जो આપણે ન રાખી શકે તો આપણે ગુનો કર્યો છે। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। तर्क એટલે विचार। लेखक આગળ પણ કઈ વિચારે છે कि अपराधी को दंड देना चाहिए। એટલે કે જે લોકો પોતાના શરીરને સાચવી શકતા નથી એને આપણે સજા આપવી જોઈએ। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेता और भी अपने से काम लेता। लेखक એવું કહે છે કે જ્યારે મને નાની મોટી બીમારી થાય છે જેવી કે શરદી, તાવ, ખાંસી, માથું દુખવું, તો આવા સમયે મેં જરાક પણ આરામ કરતો નહીં અને મારા શરીર પર વધારે હું કામ કરી લેતો હતો।
मुझे भरभट्ट भुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। मुझे भरे भुट्ट એટલે કે બહુ તેજ જ્યારે વધારે તાવ આવે છે તેવા સમયે પણ પોતાના રાતના ટ્યુશન પર જવાની એને યાદ આવે છે। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ाता એટલે કે જ્યારે પણ એને વધારે તાવ આવે છે તો એવા સમયમાં ઉત્સાહ ઉમંગથી જોશથી ભણાવે છે। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? એટલે જે લોકો રોજની રોજ કમાય છે તો એને બીમાર પડવાનો કોઈ અધિકાર નથી। बीमारी अमीरों की हरमजदगी એટલે કે હરામીપણ એટલે અમીરે લોકોની આ બીમારી થાય છે। गरीबों को से अपने पीछे न लगाना चाहिए એટલે गरीब बीमार થવું જ ન જોઈએ। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक प्रेरक और प्रोत्साहक लगता એટલે કે એવું કે જ્યારે મને વધારે તાવ આવે છે શબ્દ સહાયક એટલે મદદરૂપ થાય છે। પ્રેરક એટલે કે પ્રેરણા આપે છે તાવ। પ્રોત્સાહક એટલે ઉત્સાહમાં વધારો કરે છે। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार એ લેખક કહે છે કે આ તાવના કારણે મારા અનુભવના કારણે મારા જે વિચાર છે હૃદયમાં લખવાની પ્રેરણા મને મળે છે અને એ વિચારોના ભાવકલ્પનાઓ ઉબાલકર ઉછલિત કરતી એટલે કે બધા જ લેખનમાં અનેક જાતના વિચારોને બહાર નીકળે છે અને એ વિચારોને હું લેખન લખું છું। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अड़बड़ाकर लिखता था। लेखक એવું नहीं કહી શકે अड़बड़ाकर એટલે કે હટ કરીને હું લખી શકતો નથી। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। લેખક એવું કહે છે જ્યારે પણ હું લખવાની શરૂઆત કરું છું ત્યારે આ તાવ મને કોઈ બાધા એટલે કે નડતું જ નથી। हल्के बुखार में तो मैं मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते हैं એટલે કે નાનો અમથો તાવ આવે છે એમાં પણ હસ્બ મામૂલ એટલે કે નિત્ય નિયમ કે અનુસાર એ પોતાનું કામ કરી લે છે। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है એટલે કોઈ मेरा बदन એટલે કે શરીર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લેખકનું શરીરને સ્પર્શ કરીને કહે છે કે તમને તો વધારે તાવ આવ્યો છે તો मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। ત્યાં તરત જ લેખક પટ એટલે કે ઝડપથી એને જવાબ આપે છે કે હા મને તાવ છે અને મેં અહીં સહી સલામત તમારી સામે છું। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग एक अंग्रेज साहित्यकार એને પોતાની આત્મકથામાં લખે છે કે कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। તો કિપલિંગ એવું કહે છે કે ક્યારે ક્યારે મને તાવમાં પણ મારે કામ કરવું પડે છે। और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। કિપલિંગ એવું કહે છે કે જ્યારે મને તાવ આવે છે ત્યારે એ તાવમાં મેં સારી વાર્તા કહાની લખું છું। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं લેખક એવું કહે જ્યારે મને તાવ આવ્યો છે અને એવા સમયે મેં થોડુંક જ લખ્યું છે એવું મને જરા પણ યાદ આવતું નથી। वो कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। એ કેવી રીતે બન્યું એ મને ખબર નથી। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा
देने पर अडो चट्टान सिसिफस बरकस हनुमान में प्यूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। तो लेखक कहे छे एक प्रसंग ने याद करता कहे छे कि दो चट्टान सबसे बड़ी कविता के छात्र सबसे मोटो महान लेखक छे छात्र नोबेल पुरस्कार ते समय में दो चट्टान सिसिफस बरकस हनुमान प्यूरिसी એટલે કે ફેફડો में पानी भर जाना एवा समय में एक खाटला पर पड़ीने लखे छे। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बहरहाल એટલે કે हर हालत में पोते जवान था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी चित्त से बीमारी को पराजित कर देता था। એટલે કે જ્યાં લેખક તંદુરસ્ત હતા ત્યારે જરાક પણ બીમારી થાય તો બીમાર સમયે જરા પણ ઝૂકતા नहीं, एनी गणना करता ज नहीं। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी ने कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे। लेखक एवं कहे छे जो आपणे काम करता रहीए तो आपणे तावनी परवाह ज करता नहीं अने आपणे कशुं थवानुं पण नहीं जो आपणे काम करता रहीए तो। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा। એટલે કે આ અત્યંત તાવ છે એ સામાન્ય ન હતો, આનું તૂફાન જે મુझे पिछले 9 महीने से એટલે કે 9 મહિનાથી મને झकझोर झकझोर એટલે हिला दे रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया। એટલે કે તાવ જ્યારે ઉતરવાનો હતો ત્યારે વિધ્વંસક વિધ્વંસ એટલે વિનાશક झटका देना એટલે કે कमजोर कर देना મને कमजोर કરી દીધું છે। स्कूल बंद था એટલે કે એની શાળા બંધ હતી। ट्यूशनों पर मैं जाता था कि ट्यूशन पर लेखक जाए छे। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, आमदनी यानी कि कमानी, आ पैसा ए मने जरूर हता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। એટલે જ્યારે તાવને તપાસે છે તો સવારે કંઈ જ નથી ને જ્યારે શામ રાત પડે છે તો 102 101 અને 102 વચ્ચે રહે છે। કમજોરી दिन दिन बढ़ती हुई એટલે કે એને શરીરમાં થકાવટ એને રોજ લાગે છે। कभी कभी धीमी खांसी એટલે ક્યારેક ક્યારેક ધીમી ખાંસી પણ થાય છે। દવા शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था, यानी कि दवा बाटू એટલે કે दवा बाटने वाला दवा वेचवा वाळो होम्योपैथिकनी आयुर्वेदिक दवा एमने आपे छे। कभी कभी सोचता क्या मुझे टपेडिक हो गया। लेखक क्यारे क्यारे विचारे छे शू मने टपेडिक एटले क्षय टीबी थई गयो छे। हो गया तो एलोपैथी का इलाज या बूटे के बहार एटले के मारा खर्चा दवाखाना खर्चाथी मारू आ बहार छे, माटे आ थई शकशे नहीं। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था। जीवा पर सरस्वती बैठना, इसका यह होता है कही हुई बात सच होना। लेखक जे कहे छे ए साचुं ज पड़े छे कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। लेखक एवं विचारे छे कि हूँ बीमार छूँ एटले मारी पत्नी श्यामा सारी छे, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। लेखक कहे छे कि मारी पत्नी 6 वर्षों में आ महीना में ज्वर एटले के तावथी मुक्ति थया नहीं, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी।
એટલે કે એની પત્નીને લેખકની બીમારી અંદર અંદર खाए એટલે કે दुख आपी रही हती। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। એટલે કે જ્યારે એને પત્નીને ખબર પડે છે ત્યારે પોતાની ઈચ્છા બળ એટલે પોતે વિચાર કરીને પોતાને સ્વસ્થ સારું રાખે છે। એટલે વિચાર લે કે જો મેં ચિંતા કરું તો મારા पति पण चिंता करशे એટલે પોતાને સારી રાખે છે। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था એટલે કે મારી પત્ની સિવાય મારી बीमारी ये कोई ने पण खबर न हती, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। એટલે કે मैं માંદગીમાં પણ બીમારીમાં પણ બધા જ કામ હું કરી લેતો હતો। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते એટલે ગરમીના સમયમાં થોડા ઘણા લોકોની શક્તિ કમજોર થાય છે। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के अपनी परीक्षा कराऊं। एक दिवस एनी पत्नी कहे छे कि डॉक्टर बीके मुखर्जीना एनो इलाज करावी आओ। मैंने टालमटोल એટલે કે આના કહે છે कि तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र એટલે કે अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। એટલે એની પત્ની કહી રહી છે ને કે જ્યાં સુધી તમે ડૉક્ટરને ન બતાવશો ત્યાં સુધી હું ખાવાનું પણ ખાઈશ નહીં। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था એટલે કે મારે મારી પત્નીની વાત માનવું જ પડશે। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। तो लेखक ने डॉक्टर ने एवो डर हतो कि क्षय એટલે કે એને ટીબી થઈ ગઈ હોય એવું મને લાगी રહ્યું હતું। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा એટલે ઉપાય એમને डॉक्टरे उपाय आपी दो छे कि थोड़ाक समय सुधी कोईपण जातनु चिंता वगर घरे ज आराम करवानुं रहेशे। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा એટલે કે આ ઉપાય ડૉક્ટરનો ઉપાય મને मौत का परवाना એટલે કે આજ્ઞાપત્ર મને લાગે છે। क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक એવું કહે છે કે હવે મારો આ ધરતી પર જવાનો સમય આવી ગયો છે। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? लेखक એવું વિચારે કે શું મારે આટલો સમય મારા ધરતી પર એનો સમય હતો? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, શું મારે આટલો સમય મારે મહેનત કરવાની હતી, સંઘર્ષ કરવાનો હતો ને આટલું જ દુઃખ ને સંકટ મુસીબત ઉઠવા માટે શું અહીં સુધી આવ્યો હતો?